कॉन्क्लेव आयोजन के अवसर पर मैं आप सबों को बधाई देता हूँ। इस मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित लोगों का अभिनंदन करता हूँ और जितनी देर आप सुनना चाहेंगे उतनी ही देर बोलूँगा और आप बात करेंगे तो बोलना बंद करेंगे। तो भाई मनीष जी ने बताया है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। पहली बात तो ये है कि ये आपने जो एक लाइन लिखा है, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत, नरेंद्र आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बढ़ता भारत, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। 3 शब्द में लिखिए, नरेंद्र से नरेंद्र तक। ये जो काल चल रहा है, इसकी घोषणा स्वामी जी ने अपने अल्प आयु में की थी, बताई थी, समझाई थी लोगों को। जो कुछ हो चुका, जिस कारण से भी हो चुका, अब स्वर्णिम युग के तरफ हम बढ़ रहे हैं और हमारा उद्देश्य किसी पर आक्रमण करना नहीं है। भारत एकमात्र ऐसा देश है, एकमात्र ऐसी संस्कृति है जिसने कभी भी किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। आज तक कभी भी भारत ने आक्रमण की नीति नहीं अपनाई। बाकी जब जिसको मौका मिला उन्होंने लूट खसोट किया, सबों ने अत्याचार किए। अगर उनके जुल्मों की कहानी बताई जाएगी तो 1-8 साल तक बताते रहिएगा, रोज के सत्र में पूरा नहीं होगा। भारत ने कभी भी किसी पे जुल्म नहीं किया, किसी पे अत्याचार नहीं किया, किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। उल्टे भारत ने जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, ऐसे लोगों को अपने यहाँ शरण दिया, वो भी फले फूले। आज भी आप टाटा का नाम सुनते हैं, वो बाहर से आए लोग हैं, पारसी लोग हैं। इस तरह के कई समुदायों के लोगों को हमने शरण दिया। हमने उनके धार्मिक स्थल बनाने में मदद किया। सबसे पुराना मस्जिद भारत में बनवाया, सबसे पुराना चर्च भारत में गोवा में जाके किया। हमने सबके साथ सहअस्तित्व की भावना से काम किया और उनको
सही रास्ते पे चलने की शिक्षा दी। तो हम जब भी कहते हैं कि हम जो है विश्व गुरु थे और फिर बनेंगे, ये बात ठीक है, हम विश्व गुरु थे और फिर बनेंगे भी और बनने जा रहे हैं, ये भी सही बात है। बीच में कुछ मुस्लिम आक्रांताओं के कारण और अंग्रेजों के कारण हमारे इस अभियान में सबको सुखी बनाने के, सबको शांत करने के, सबको समृद्ध बनाने के अभियान में इन मूर्खों ने बाधा डाली, जिसका फल वो खुद ही भुगत रहे हैं और अभी आने वाले दिनों में भुगतेंगे। विश्व गुरु का मतलब क्या है? अभी नरेश भाई ने कुछ बताया आपको, मैं थोड़ा और हल्का सा विस्तार से बताता हूँ। विश्व गुरु का मतलब किसी विश्व पर हम कब्जा हासिल करना और राज्य करना नहीं है। उन्होंने गुरु के स्थान के बारे में बताया। गुरु का स्थान तो किसी राजा और शासक से भी ऊपर होता है, लेकिन ज्ञान देना, सही बात बताना, सही मार्गदर्शन देना, ये विश्व गुरु का अर्थात मोटा मोटी है। हमने बौद्ध लिया, बौद्धों ने आप पूरा एशिया और मध्य एशिया का बहुत बड़ा भाग अपना जिला बनाया, अपना शिष्य बनाया। बहुत राजा महाराजा के शिष्य, तो अपने धर्म भूमि और पुण्य भूमि के रूप में भारत का वो सम्मान करते। हमने जैन की छापकर की, सबों ने पूरे विश्व भर में बहुत अच्छे ढंग से, नैतिक ढंग से, साफ सुथरे ढंग से व्यापार किया। लोगों ने बहुत कुछ सीखा उनसे, तो आगे बढ़े। और अब तो एक रिसर्च में आ रहा है कि ईसा मसीह और इनके जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, ये भी आके हमारे ही यहाँ इन्होंने हैं थोड़ा बहुत हल्की फुल्की तपस्या की और फिर वहाँ जाके तो पैगंबर घोषित कर दिया इन्होंने। और ईसा मसीह भी कश्मीर आए थे और कश्मीर में ही उनका सारा शिव मंदिरों में इन लोगों की दोनों का स्थान और काबा भी शिव मंदिर ही था। खैर इसकी बात हम ज़्यादा विस्तार से करने की नहीं। विश्व गुरु तो हमरा आपके जिसके चल चुके हैं, हो चुका है। जब आज आपके प्रधानमंत्री की रेटिंग 79% हो, 80% से एक कम, तो ये विश्व गुरु नहीं है तो क्या है? यही तो है। 100% तो रेटिंग तभी होगी जबकि सामने तलवार होगा और कहेगा कि तुम विश्व गुरु कहो, नहीं तो हम गर्दन काटे हैं। यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा। अभी मैं आ रहा हूँ अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन की यात्रा से, बराबर ज़्यादा रहता हूँ, काफ़ी 3-4 दशकों से धंधा होता है। लेकिन इस यात्रा में कोरोना के बाद, ये मेरी यात्रा एक बार जब संसदीय टीम में गया था, उस समय कोरोना नहीं हुआ था,
उसके बाद ये जाना हमारा हुआ, तो मुझे ये अनुभूति, सुखद अनुभूति, कि चाहे वो एयरपोर्ट्स के इमिग्रेशन वाले लोग हैं या एक टैक्सी ड्राइवर है या कोई अपरिचित व्यक्ति है, उनके हाव भाव में और बड़ा भारी फर्क है। अब उनमें भारत का पासपोर्ट देखते ही सम्मान का भाव लगता है। पहले उनकी नाकें थोड़ी खींच जाती थी, ये कहाँ से आ गए, और अब लोग जो है हर जगह आपका स्वागत करते। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बर्मिंघम में था और मैं वहाँ सिखों का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, बहुत पुराना गुरुद्वारा है, और भाई साहब जी करके सिखों के बहुत बड़े संत भी हैं, गुरु भी हैं, बहुत बड़े व्यापारी भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत ही बड़े व्यापारी हैं। तो भाई साहब जी से हमारा परिचय पुराना है, क्योंकि वो पटना आते जाते रहते हैं। पटना में हरमंदिर साहब के उत्थान में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। पूरा उन्होंने अंडरग्राउंड उसको, गुरुद्वारे को उसी तरह रखते हुए पूरा अंडरग्राउंड बहुत बढ़िया सारा बनाया, सारा लंगर सुव्यवस्थित किया, दरबार हॉल को सुव्यवस्थित किया, पूरी गोल्ड प्लेटिंग कराई, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च। अभी उनका काम चल रहा है अमृतसर के गुरुद्वारे में, बाहर का तो पूरा गोल्ड प्लेटिंग वो करवा चुके, जिसमें सैकड़ों करोड़ खर्च हुए। अब वो अंदर का गोल्ड प्लेटिंग कर रहे हैं। इसी तरह का नामदेव में किया उन्होंने, आनंदपुर साहब में किया। तो उनका यही है कि वो साल में हजारों करोड़ कमाते हैं और सारा के सारा धर्म के काम में ही और गुरुद्वारों के पुनरुत्थान में वो खर्च करते। हम लोग चले गए थे भाई साहब ने मिल, तो बहुत स्वागत किया उन्होंने। अपने चैम्बर में ही उन्होंने लंगर का प्रसाद मंगवा के हमारे साथ भोजन किया, सब किया। फिर हमको गुरुद्वारे में ले जाके सम्मान किया। फिर जब छोड़ने वो निकले आए, उन्होंने पूछा गाड़ी कहाँ, गाड़ी लगाओ। तो उबर लेके चले आए थे, अभी उबर वाले को कॉल करेंगे, चले जाएंगे, क्योंकि हमारी छोटी बहन और बहनों दोनों डॉक्टर हैं, तो दोनों बेचारे अपना प्रैक्टिस करते हैं, तो गए हैं अपने अपने काम पे। तो मैं इधर चला गया, आपके पास आ गया। अरे आपने खबर दी कि मैं गाड़ी भेजता, ये मेरी आपने बेइज्जती कर दिया, कैसे कर दिया आपने। उसके बाद उन्होंने अपनी आलिशान लेटेस्ट मॉडल मर्सिडीज लगवाई, हमारे साथ बैठे, स्वयं आकर मेरे घर तक मुझे छोड़ा। फिर वहाँ थोड़ी देर रुके, आधे घंटे के जैसे,
थोड़ा फल वगैरह जूस वगैरह भी लिया। और उन्होंने कहा कि आप यहाँ आए गुरुद्वारे में और इतना बड़ा सम्मान दिया हमें, तो मैं तो गदगद हो गया। अब आप ये समझिए कि भाई साहब जी से कोई मिलने अगर चाहे, विश्व का कोई भी सिख बड़ा आदमी, तो शायद 2-4 दिन में भेंट नहीं होती। वो तो मुझे लग गया जब वो ऊपर अपने ऑफिस से 3rd फ्लोर से नीचे उतर के आए और हमारे बाहर पार्किंग तक गए, तो कम से कम 200-400 लोग तो बैठे ही हुए थे वहाँ। हर एक आदमी चरण स्पर्श कर रहा हो, कोई धन्यवाद कर रहा है, कोई साष्टांग कर रहा है। आखिरी पड़ाव मेरा था न्यू जर्सी में, पड़ाव नहीं था, न्यू जर्सी से गुजरते हुए न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे था। तो हमको लोगों ने कहा कि नहीं आप ऐसा करिए ना, थोड़ा अगर पहले, मैं ईस्टर्न में था, ईस्टर्न पेंसिल्वेनिया में, फिलाडेल्फिया के पास, आप थोड़ा पहले आ जाइए जलपान के बाद, तो यहाँ कुछ तो मिल रहा था। अब 2 सज्जन मुझे मिलने आए थे, उनको मैं मना नहीं कर सका कि भाई हमें तो कोई और काम है नहीं, उस दिन जाने का ही कार्यक्रम है। तो कहा ठीक है, आ जाओ। मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ एक संस्था है, उसका नाम है बजाना। बजाना मतलब गाना बजाना नहीं, बजाना का पूरा नाम है बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। 5000 से ज्यादा बिहारी जो बिहार और झारखंड के लोग हैं, तो रहते हैं नॉर्थ अमेरिका में, उसके सदस्य। और एक दिन के नोटिस पे 40-50 लोग, वर्किंग डे होने के बावजूद, कोई छुट्टी का दिन नहीं था, पहुंच गए। 4 घंटे तक भोजन वगैरह भी हुआ, जलपान हुआ, लेकिन 4 घंटे तक उनसे बातचीत हो। सारे टॉप प्रोफेशनल्स थे, या तो ऐसे आईटी प्रोफेशनल थे जिनको 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक की तनख्वाह है, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स, बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, सॉलिसिटर्स, और सब एक स्वर से यही कह रहे हैं कि साहब अब तो हम जब घूमते हैं तो लोग लौट के आते हैं हमको रिसीव करने, हाथ मिलाने। ये कहने के लिए कि साहब आपने तो कमाल कर दिया, और आपके कारण और आपके प्रधानमंत्री के कारण इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप कोई तकलीफ नहीं हो, और कभी कोई बात हो तो आप हमें बताइए। हम लोग हैं, हम लोग भी आपके एडमायर हैं, आपके प्रशंसक हैं, आपके वेल विशर हैं। ये अमेरिका और इंग्लैंड में रहने वाला आदमी हमारे भारतीयों को कह रहा है। तो अब आप बताइए कि आप हम विश्व गुरु
बनने के रास्ते में आगे बढ़ चुके हैं कि नहीं? क्योंकि हम तो यही कहना चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला और किसी को कोई कष्ट न हो, किसी को कोई दुख न हो। हम कहाँ बात करते हैं कि हम आक्रमण करेंगे? साम्राज्यवाद की नीति विश्व में पूरी तरह फेल हो, चाहे अंग्रेजों का साम्राज्य था, चाहे इटालियन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य था, स्पेनिश साम्राज्य था, पुर्तगाली साम्राज्य था, सब फेल हो। और अब एक थोड़ा बहुत इस्लाम का बचा हुआ है कहीं कहीं, वो आपस में अपना एक दूसरे का हिसाब कर रहे हैं, बहुत जल्दी हिसाब कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं। वो आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि उनको यही सिखाया ही गया है, मार का वही करेंगे। इसको जितना आप ज्ञान देंगे उसी के आधार पे काम करेंगे। हमें तो बचपन से सिखाया गया है कि अहिंसा परमो धर्म, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, सदा सच बोलो, बेईमानी मत करो, बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु नोष्ठवत्, यानी कोई भी पराई स्त्री तुम्हारी माता है और लाखों करोड़ों रुपया सड़क पे पड़ा हुआ मिल जाए तो क्या है, वो सुअर की टट्टी है, सुअर की या कुत्ते की, जो भी समझिए, गाय की नहीं। तो लोश तो उसी को कहा जाता है। हम तो पहुंच चुके हैं। अब मैं बात करूंगा जिससे गोपाल जी की बहुत दिलचस्पी रखेंगे और अपने सिखारिया इसमें क्या है कि राजस्थान में इतने गांव हैं, हर गांव के नाम पे टाइटल हो जाते हैं, तो कई बार याद धर लेंगे। सकारिया बोलता है, सुकारिया बोलता है, गोपाल जी भाई सुकारिया अभी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं गाय पे। हमने गौशाला है उनकी अपने गांधीनगर के पास। तो गौ संवर्धन में और मिलेट, पुराने जो हमारे अन्न हैं, इनमें बहुत बड़ी रुचि हमने देखी, अमेरिका में भी, ब्रिटेन में भी, क्योंकि ये सभी अब जान गए हैं कि जो बीमारी का कारण है आज के दिन, वो कारण मात्र 4 है। विश्व में जितनी बीमारियां हैं, विश्व में चाहे 400 बीमारियां हो या 4000 बीमारियां हो, उससे मैं गिनती नहीं कर रहा, लेकिन सबके मूल में 4 चीजें, 4, जिसके कारण से ये सारी बीमारियां हो रही हैं। पहली चीज है चावल।
धान का चावल, दूसरी चीज है गेहूं, खास करके बहुत उन्नत किस्म का गेहूं, जिसको जितना उन्नत है उतना ही बड़ा विष है। चावल में भी गेहूं, अधिक अन्न उपजाओ और हरित क्रांति ने कितना नुकसान पहुंचाया इस देश का, शायद किसी चीज में पता नहीं। ये हरित क्रांति के पूर्व कभी आपने इन बीमारियों का नाम भी नहीं सुना होगा। आज के 100 प्रमुख बीमारियों का नाम अगर आप लिस्ट बना लें तो ये देश की आज़ादी तो पहले नहीं होती थी। तो मैंने कहा उन्नत किस्म का चावल जो बाजार में बिकता है, उन्नत किस्म का गेहूं, और बाजार में बिकने वाला दूध, जितनी भी डेयरी कंपनियां हैं भारत में या अमेरिका में या विदेश में कहीं भी, दूध जो है और चीनी, सारी चीज, 4 ही चीज है जिसके कारण सारी बीमारियां हो रही। तो अब ये पूछने आया, इससे मिलता था, पूछते थे कि भाई आप मिले ईयर में क्या कर रहे हो? हम तो उगा भी रहे हैं, तो खा भी रहे। अच्छा, कैसे उगाते हैं? बहुत आसान तरीका है। मिलेट के उगाने से अच्छा तो कोई आसान तरीका है ही नहीं। आप खेत को हल्का जोत दीजिए, क्यारी बना के डालिए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी छींट दीजिए तो ठीक है। इसको न तो पानी चाहिए, न खाद चाहिए, न कीटनाशक चाहिए, न ग्रोथ प्रमोटर चाहिए। थोड़ा बहुत सेवा करना है तो घास वास निकाल दिया कीजिए बीच में, और तो कुछ नहीं चाहिए, हो जाता है। बंधुओं, 1 किलो चावल के उत्पादन के लिए 8,000 से 10,000 लीटर पानी की जरूरत है। 1 किलो, 1 किलो गेहूं के उत्पादन के लिए भी लगभग इतना ही है। एक किलो गन्ना के उत्पादन के लिए थोड़ा सा कम, 8,000 नहीं तो 6,000 के आसपास है। और ये जो मोटा अनाज मिलेट जो है, इसमें बाजरा है, मक्का है, जौ है, जई है, ज्वार है, कोदो है, कगनी है, कुटकी है, सांवा है, जितने भी तरह के ऐसे अन्न है, तो 200 लीटर से भी कम है। तो ये तो बरसात में उतना ही जाएगा। एक बार पानी छिड़काव भी कर दीजिए और उग गया तो फिर इसके साथ तो बस यही है कि बोइए, घर जाके सोइए, आके काटिए। इतनी अच्छी चीज को छोड़ के
और हम लोग अंग्रेजों के चक्कर में पड़ गए गेहूं में, और ये धान उन्नत किस्म के धान। पहले हम लोग साठी धान उगाते थे, हम लोग भी जहाँ पानी जमा रहता था तो हम लोग छींट देते थे, फूल जाता। इतना ज्यादा दुष्प्रचार हुआ है और इतना ज्यादा हमें भ्रमित किया गया है हर एक क्षेत्र में, उससे बचो। अगर दूध आपको पीना है तो देसी गाय अपने घर में पालिए, या ऐसी डेयरी हो जो कि देसी गाय का दूध शुद्ध रूप से देती हो, उसको आप पी सकते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं पड़ गए डेयरी के चक्कर में या बाजार में बिकने वाला दूध के चक्कर में, तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होना ही। क्यों होना है? कि जितने पशु हैं जिनको दूध के लिए आप लोग रख रहे हैं, वो तो सुबह भी इंजेक्शन मारते हैं, शाम भी इंजेक्शन मारते हैं। बिना इंजेक्शन मारे हुए हार्मोन का, बिना गौ माता को तड़पाए हुए वो दूध थोड़ी निकालते। तो वो हार्मोन जब आपके बच्चे पिएंगे, आप पिएंगे, तो क्या होगा? 3 साल में बच्चियों को मासिक धर्म शुरू हो रहा है, 3 साल में। और जब ब्लीडिंग होती है उनको तो ले जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ये नहीं कहता है कि दूध और अंडा खाना तुम बंद करो, क्योंकि हर एक मुर्गी को भी इंजेक्शन मारा जा रहा है। लेकिन वो नहीं कहेगा, वो कहेगा हम इंजेक्शन दे देते हैं, एकदम बंद हो जाएगा। तो स्टेरॉइड का इंजेक्शन दे देगा, और स्टेरॉइड का इंजेक्शन देगा तो 12 दिन से 15 दिन तक वो रोक देगा ब्लीडिंग, फिर चालू हो जाएगा, फिर 15 दिन के बाद इंजेक्शन वो दे देगा। बच्चे जो हैं इतने इतने बड़े बच्चे हैं और वो लंबाई में नहीं बढ़ रहे, चौड़ाई में बढ़ रहे। अब जाके देखिए कैसे बच्चे, अच्छे घरों के खास करके बच्चे जो ये बर्गर और पिज्जा के चक्कर में पड़ गए, तो चौड़ाई में बढ़ रहे, लंबाई में नहीं बढ़ रहे। 3 तरह के इम्बैलेंसेस होते हैं पूरे शरीर में, जिसके कारण इन बीमारियों का जन्म होता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला इम्बैलेंस होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोबियल इम्बैलेंस। आपके शरीर में पाचन क्रिया में और बाकी अनेक क्रियाओं में जितने भी शरीर के यंत्र हैं उनको चलाने के लिए करोड़ों तरह के माइक्रोब्स की आवश्यकता होती है। उन्हीं के कारण हमारा शरीर चलता है। कंठ से लेके गुदा तक चित्र में देखिएगा, जहां भी शरीर वो पाचन तंत्र जरा सा टेढ़ा हुआ, वहां पर आप समझिए कि 10-20 करोड़ छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं। आप गलत कहीं चीज खा लिए तो तुरंत अटैक करते हैं उसके ऊपर, तो कहाँ से आ गया। इसीलिए पहले आप देखते होंगे कि पहले तुरंत जो है वॉमिटिंग हो जाती थी,
लेकिन आजकल तो माइक्रोब्स रह नहीं गए, क्योंकि एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड 2 चीजें हैं वो डॉक्टरों ने दे के आपके पाचन तंत्र के माइक्रोब खत्म कर दिए। माइक्रोब्स के खत्म होने के कारण क्या हुआ? इम्यूनिटी खत्म हो गई। और इम्यूनिटी खत्म होने का क्या नतीजा हुआ? अभी आपने कोरोना में देखी है ना, कोरोना में क्या समस्या थी? इम्यूनिटी खत्म हो गई। तो ये है माइक्रोबियल इम्बैलेंस। और माइक्रोबियल इम्बैलेंस के लिए जरूरी ये है कि आप ऐसे अन्न खाएं जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो, और कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का एवरेज जो होता है वो सिंगल डिजिट में। अभी क्या स्थिति है? चावल में ये एवरेज है करीब करीब 290-93 के करीब। होना चाहिए कितना? 9 से नीचे। और गेहूं में है 150-200, डिपेंडिंग की कौन सा वैरायटी का गेहूं आपका है। लेकिन गेहूं और खतरनाक है एक कारण से, क्योंकि इसमें ग्लूटेन है। ग्लूटेन एक ऐसा चीज है जो फेविकोल है, फेविकोल की तरह। उसी से आटा बड़ा बढ़िया गूंथते हैं आप और बड़ा अच्छी रोटी बनती है। लेकिन ग्लूटेन की दिक्कत क्या है? पूरे पाचन तंत्र के वाल को वो चिपक के लगभग बंद कर देता है, जिससे आपके पाचन तंत्र के वाल्स में जो करोड़ों छिद्र हैं जो कि काम करते रहते हैं और हार्मोन्स को सीक्रेट करते रहते हैं, जो कि पाचन को ठीक करता है, वो हो नहीं पाता है। तो इससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो माइक्रोबियल इम्बैलेंस के लिए क्या करना है? चावल गेहूं खाना छोड़ना है, क्योंकि चावल का फाइबर कंटेंट होता है 0.2%, और बजरा का, मक्का का, सावा का, कोदो का, कुटकी का, कबनी का, रागी का, इन सबों का किसी का भी फाइबर कंटेंट 6-8 से कम नहीं होता है और 20-25 तक जाता है। अब आप समझ लीजिए तो कितना कारगर है। अब ये फाइबर कंटेंट ज्यादा होने से होता क्या है? ये सवाल पूछ सकते हैं। क्यों फाइबर कंटेंट की बात हम कर रहे हैं? फाइबर आपके पाचन क्रिया को धीमा करता है। धीमा होने से पाचन क्रिया आपका भोजन ठीक से पचता है, पूरा समय देकर पचता है। जो भी पोषक तत्व है उसको सोखता है। और पाचन क्रिया के धीमा होने से दूसरा फायदा ये है कि आपके शरीर को जितना ग्लूकोज चाहिए उतना ही दिन भर धीरे धीरे चलता है। आपके शरीर में 5 किलोग्राम के करीब खून होता है, और खून का 1% यानी 5 ग्राम, 5 ग्राम आपको उसमें ग्लूकोज अगर है तो बढ़िया है, कम है तो चक्कर आने लगेगा, तुरंत आप गिर जाएंगे, हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएंगे।
और 6, 7, 8 जैसे बढ़ते जाएगा तो लोग कहेंगे डॉक्टर पे आ जाइए, आपको बॉर्डर केस ऑफ डायबिटीज है, अब तो आपको डायबिटीज हो रहा है, अब तो आप जाइए और जिंदगी भर दवाई खाइए। कारण क्या है? कारण ये है कि जब आपका 0.2% फाइबर वाला चावल जब आप खाते हैं तो खाने के 20 मिनट से लेके आधे घंटे के बीच में आपको झपकी आनी जब शुरू होती है, उस समय आपके शरीर में एक बाढ़ आती है। वो बाढ़ है खून में सुनामी आता है, सुनामी। क्योंकि आपको चाहिए 5 ग्राम शुगर, एक साथ शुगर जाता है कितना? 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम। ये डिपेंड करता है कि कितना साफ और चमकदार चावल आपने खाया और कितना मात्रा में खाया। तो ये फ्लड होता क्या है? जब ये बाढ़ आपके खून में जाएगा, इतना ज्यादा शुगर जाएगा तो चला तो जाएगा, लेकिन ये आपके रक्त के घनत्व को बढ़ा देगा, आपका खून मोटा हो जाएगा। तो जब जाता है, पंप होता है, हृदय पंप करता है, हर एक कोशिकाओं तक रक्त भेजता है। रक्त का काम है कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज को मिला के सभी कोशिकाओं में भेजे ताकि कोशिकाओं को एनर्जी मिले, कोशिकाएं दुरुस्त रहें। लेकिन इतना ज्यादा शुगर जाएगा जिसको कोशिकाएं एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाए। ज्यादातर कोशिकाएं या तो नष्ट हो जाती है या इंजर्ड हो जाती है, या कुछ मान लीजिए वो जब रिवर्स पंपिंग होती है, यानी खून जब जाता है आपकी कोशिकाओं में और फिर वापस जब आता है हृदय में, तो कोशिकाओं से होकर ही आएगा। अब खून का घनत्व तो बढ़ गया है, खून पतला है, तो आपके कोशिकाओं में जहां तहां कार्बन कंटेंट के साथ, अन्य विषैले तत्वों के साथ और शुगर के साथ वो चिपक गए, आ नहीं पाता। तो डॉक्टर के पास जाइएगा तो कहेगा डिस्प्रिन खा लीजिए, डिस्प्रिन खा लीजिए, ब्लड थिनर को खा लीजिए, तो खून को पतला। अरे भाई ये बताओ ना कि खून मेरा मोटा कैसे हो रहा है, गाढ़ा कैसे हो रहा है, ये नहीं बताएगा। डिस्प्रिन खा लीजिए। इतना बड़ा कुचक्र रचा जा रहा है, कुछ तो डॉक्टरों की अज्ञानता के कारण तो पढ़ाया नहीं जाता उनको। ये मेडिकल साइंस नहीं पढ़ाता, बताता ही नहीं। पहली बात आपको ये बता दें, मजेदार बात, जब मैंने मेडिकल साइंस के बारे में ज़्यादा रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला कि किसी भी MBBS के MD के डिग्री में किसी भी चीज का इलाज है ही नहीं, साफ जीरो, किसी चीज का इलाज नहीं है। वो क्या कहता है? कहता है मैनेजमेंट, हम मैनेज करें। जैसे यहां पर लोग कहते हैं ना कि हम जुगाड़ कर दे, तो वह जुगाड़ वाला हिसाब है, मैनेजमेंट है। डायबिटीज का मैनेजमेंट है, ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट है, हर डिजीज का मैनेजमेंट है, और नहीं तो चीरफाड़ है।
नहीं तो चीर फाड़ है, ऑपरेशन है। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि ये जो माइक्रोबियल इम्बैलेंस की वजह से ये सब हो रहा है, इसके लिए मोटे अंडे खाइए और एक दिन में एक तरह का अंडा। अब अंग्रेजों ने क्या चालू कर दिया, मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन। अरे ऐसा कुछ होता नहीं। अब 2 दिन बाजरा खा, 2 दिन मकई खा, 2 दिन मड़ुआ खा, 2 दिन सावा खा, 2 दिन कोदो खा, 2 दिन कमनी खा, 2 दिन कुटकी खा, बदल के खाइए। क्यों? क्योंकि हरेक अन्न का अलग अलग काम करने का ढंग है। अब कोदो खाइएगा तो आपके पेट की सफाई करेगा, कब्जियत नहीं होगा और आपके डायबिटीज को कंट्रोल करेगा। मकई खाइएगा तो आंख पर का चश्मा उतार देगा। अब हम लोग अब 75 वर्ष के होने जा रहे हैं तो उसका तो नहीं होगा, लेकिन कुछ सुधार हो जाएगा। बाजरा खिलाइएगा तो गर्भवती महिलाओं का बहुत बड़ा कल्याण करेगा। उनके स्तर में दूध कम नहीं होगा, एकदम फिट रहेगा। इस तरह से सबका अन्न का अलग 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 उसका प्रभाव है। तो माइक्रोबियल इम्बैलेंस ठीक रखना है तो मोटा अनाज खाइए, बदल बदल के खाइए, रूटीन बना के खाइए। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर आपको ठीक रखना है तो गाय का दूध या भैंस का दूध या कोई दूध बंद कीजिए या अपना मवेशी पालिए तो दूध उसका खाइए, या ऐसे जगह जहाँ पर इंजेक्शन नहीं मारता हो तब आप ले सकते हैं। नहीं तो अपना दूध बनाइए, अपना दूध बनाइए। सबसे बढ़िया दूध होता है तिल का, सफेद तिल होता है ना, सफेद तिल को रात भर भिगो दीजिए और मिक्सी में पीस लीजिए और उसको किसी कपड़े में डाल के उसको गाड़ लीजिए। वो जो दूध है उससे बेस्ट दूध कोई नहीं, क्योंकि लोग कहता है ना कि बहुत कैल्शियम है दूध में, गाय के दूध में, भैंस के दूध में। अरे उसमें 0.92 मिलीग्राम कैल्शियम है, यानी 1 ग्राम से कम। तिल का दूध जो है उसमें 10% से ज्यादा कैल्शियम है, इतना कैल्शियम होता है। आप उसका भी दूध बना सकते हैं, बजरा का दूध बहुत बढ़िया बनता है, बना सकते हैं। मूंगफली का दूध बहुत बढ़िया बना सकते हैं। कोई भी ऐसे जो है जिसमें ज्यादा दूध की मात्रा हो, नारियल का दूध बहुत बढ़िया बनता है। कुछ करना नहीं है, उनको आप मिक्सी चला के पीस लीजिए, थोड़ा पानी मिला दीजिए और उसको रुमाल से गाड़ दीजिए, वो बन गया। उसका दही भी बना सकते हैं, उसका पनीर भी निकलता है। तो बढ़िया दूध है, दही है, पनीर है, उसका घी भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बादाम का घी तो बहुत बढ़िया होता है। बादाम का घी जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। हार्मोन इम्बैलेंस करने के लिए पहले तो शाकाहारी हो जाइए, क्योंकि जितना भी जानवर है सबको इंजेक्शन मार मार के ही बड़ा करता है लोग, ताकि वजन बढ़े या बेचते हैं, तो वो मत कीजिए। और तीसरा है शुगर इम्बैलेंस। तो शुगर इम्बैलेंस के लिए तो बस एक ही उपाय है कि हम या तो 24 घंटे में एक बार खाएं, लेकिन एक बार अगर संभव न हो पाए तो एक बार 10 बजे 9-10 बजे दिन के करीब और फिर शाम में सूर्यास्त के समय, उससे ज़्यादा नहीं। अपने पाचन तंत्र पर ज़्यादा
जबरदस्ती मत कीजिए, उतना खाइए, प्रसन्न रहिए। और अगर आप सही ढंग से अपने मोटे अनाजों पर निर्भर होंगे तो आप समझ लीजिए कि जितने अस्पताल हैं उनको बंद हो जाएंगे। डॉक्टर में हो सकता है कि वो फिर उन लोग खाली आपका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करने के लिए कभी कभी आए हैं, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है। अगर आपका आहार ठीक है तो आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आहार ठीक नहीं है तो दुनिया की कोई दवाई या कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता है। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि दुनिया का कोई रोग नहीं है जो हमको नहीं हुआ है। 2 बार हम किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, 2 बार। 2 बार मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। उसके बाद मैंने ये रिसर्च करके वापस हम अपने पुराने अनाज पे गए। जो लोग हमें पहले से जानते हैं, 112 किलो 114 किलो हमारा वजन होता था, और 3 आदमी पकड़ता था तो यहाँ से वहां तक जाए। ये स्थिति है। तो आप लोग किस स्थिति में रहना चाहते हैं तय करिए। आप सबों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार।